उन्होंने बताया कि जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के थ्रू ये पता चला कि देयर इज समथिंग विच ट्रांसफर फ्रॉम non virulent strain to the non virulent strain and make it virulent, जो उग्र की बात चली थी। अब इसमें 3 साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैक्लियोड एंड मकाची, जिन्होंने 1944 में इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से कंटिन्यू किया और ये एंजाइम यूज करके आरएनएज यूज किए थे, डीएनएज यूज किए थे, प्रोटीएज यूज किए थे। और इसमें उन्होंने ये देखा कि जब आरएनएज यूज किए या प्रोटीएज यूज किए तो उस टाइम पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, बट व्हेन ही यूज डीएनएज इट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इस बात से ये कंप्लीटली प्रूफ हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। और लास्ट जो हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था, that was performed in 1952, which completely satisfies that the genetic material is only DNA। ठीक, अब आरएनए है लेकिन कुछ सर्टेन वायरसेस में जहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क नहीं करता, वहीं ही आरएनए वर्क जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स which is used to state that the genetic material should be able to replicate itself, chemically and structurally stable होने चाहिए, और उनके अंदर स्लो म्यूटेशंस के चांसेस होने चाहिए, और मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में वो एक्सप्रेस होने चाहिए। ठीक, इसके बाद हम डीएनए में सबसे इम्पोर्टेंट था मेसेल्सन एंड स्टाइल के एक्सपेरिमेंट, जो क्या प्रूफ करता है, वो ये प्रूफ करता है कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है डीएनए का, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। 2 स्ट्रैंड्स अगर हैं तो सिंथेसिस, जब सिंथेसिस होगा न्यू थ्रेड का, तो उसमें से एक ही न्यू थ्रेड होंगे और एक जो होंगे वो ओल्ड होंगे। तो ओल्ड को, जिसको हम पेरेंटल थ्रेड भी कहते हैं, और न्यू थ्रेड जो मीडियम में सिंथेसाइज होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था मेसेल्सन एंड स्टाइल में। उसमें आपने ये देखा था कि जैसे जैसे मतलब हैवी और उसमें हैवी, हाइब्रिड और लाइट बैंड के सेंट्रीफ्यूगेशंस के वो बताए गए हैं कि जितनी ज्यादा परसेंटेज N15 की होगी वो उतना हैवी वाला होगा, और N14 ये लाइटर सेक्शन को बताएगा। इसमें आपने कंप्लीट पढ़ा था इस रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म। अब देखो, सारा मैकेनिज्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ पॉइंट्स हैं जो रेप्लिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं आपकी एनसीईआरटी से जो बताए गए हैं। मेनली इस प्रोसेस में आप देखो कि जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इस पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस में, या आपकी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है और सेल डिवीजन है शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन occurs during the cell division and in S phase the replication of DNA occurs। ये सारा पढ़ लिया है। इसमें एक और बात है जिसको याद नहीं रखना है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है कि not every detail of replication is understood well। ठीक, तो कहीं किसी को अगर रेप्लिकेशन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो परेशान मत होना। साइंटिस्ट की ये लाइन है कि every detail of replication is not understand very well। अभी तक जो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, इसकी सारे प्रोसेसेस को हम पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। जो मेन इवेंट्स हैं उन्हीं को हम नोटिस कर पाए हैं। अब देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फिंगर टिप्स पे याद रखना, क्वेश्चंस बनने के चांसेस वहां से होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में जो एंजाइम है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज।
क्या नाम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए टेम्पलेट को हेल्प करता है कैटेलाइज करने के लिए और पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप देखोगे उसमें कि इनकी जो रेट है बेस पेयर्स के सिंथेसिस की, वो 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होगा। कितना? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है, कल्पना ध्यान से सुनना, डीऑक्सीराइबो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम फिर से सुनो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व ड्यूअल पर्पस। ठीक, ड्यूअल पर्पस, इसमें ड्यूअल पर्पस क्या है? इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इट रिक्वायर्स एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो इम्पोर्टेंट है, आपने इसका पूरा डायग्राम बनाया है और एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे हम रेप्लिकेशन की बात करें या ट्रांसक्रिप्शन की, जो नए थ्रेड सिंथेसाइज होंगे, जो नए थ्रेड सिंथेसाइज होंगे, वो ऑलवेज 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 इन द डायरेक्शन ऑफ 5:3। ये एक लाइन आपको कंठस्थ हो गई कि जो भी नया थ्रेड सिंथेसाइज होगा वो 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। पहली बात, चाहे रेप्लिकेशन की बात करेंगे तब भी और चाहे ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तब भी। अब देखो इसमें एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेज catalyze polymerization only in one direction, that is 5 to 3 डायरेक्शन। यही तो लाइन मैंने बताया था। फिर इसके बाद 5 से 3 डायरेक्शन। अब इसमें देखोगे क्या कॉम्प्लिकेशन है, जो रेप्लिकेशन फॉक बन रहा था इसमें वन स्ट्रैंड जो टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3-5, जिसकी पोलैरिटी 3-5 है, जिसकी पोलैरिटी 3-5 है, वो कॉन्टिन्यूअस थ्रेड बनाएगा इन 5:3 डायरेक्शन, इनटू 5:3 डायरेक्शन, एंड दैट which have polarity 5-3, it synthesizes the discontinuous strand, लेकिन डायरेक्शन सिमिलर होगा 5:3 डायरेक्शन, and the discontinuous thread, which is also known as Okazaki fragments, join together with the help of an enzyme DNA ligase। यहां तक सभी को सब कुछ याद हुआ? अब देखो एक और पॉइंट आपने बस याद रखना है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो वहां पर आप देखे हो कि जब हम प्रोकैरियोट्स में देखे थे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको नोट्स में लिखवाया भी था कि जब भी हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं वहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने होते हैं, बताओ? प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने हैं? सब प्रोकैरियोट्स में 1 ही तो होता है। हाँ, और यूकैरियोट्स में सेवरल लोकेशंस होते हैं जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ठीक, अब इसमें एक और है कि सिंथेसिस ऑफ लीडिंग थ्रेड, जो लीडिंग थ्रेड की है सिंथेसिस दैट इज फास्ट विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्राइमर। उसमें क्या है, एक सिंगल, मैंने बोला था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस, ठीक, but not associated with initiating the polymerization process. For initiation, there is requirement of
there is requirement of RNA primase, there is requirement of RNA प्राइमेज या प्राइमर्स होते हैं, तो वो प्राइमर्स इनिशिएट करते हैं, कंप्लीशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब जो सेकंड लैगिंग थ्रेड होगा वो स्लो होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो, वीडियो मत बंद करो, देखो यहां से बहुत ध्यान से। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें इस गौरव सिंह, गजला, दिव्यम, कल्पना, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। गौरव सिंह, देखो इसमें हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जो हमने बात करी थी, हमने बात करी थी सेंट्रल डोग्मा की, जिसको आपने देखा था कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, डीएनए से एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो पहला प्रोसेस आपने पढ़ लिया कि दैट इज डीएनए से डीएनए वाला, दैट इज रेप्लिकेशन। ठीक, जो सेकेंड प्रोसेस है ये डीएनए से एमआरएनए का बनना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ copying, the process of copying genetic information from one strand of DNA, into RNA, ये है इसकी डेफिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? ये वो प्रोसेस है जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, लेकिन केवल एक स्ट्रैंड से। डीएनए आप देखे हो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन एमआरएनए ये जो बन रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। तो जो कॉपिंग होगी वो किसी एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होगी। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी याद हमें ये रखना है कि ये भी गवर्न करे, यहाँ भी जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लीमेंटरिटी वाला, कॉम्प्लीमेंटरिटी governs the process, complementary governs the process। केवल एक लोकेशन है क्या कि यहाँ पर जो आरएनए बनेगा या एमआरएनए बनेगा, उस कॉम्प्लीमेंट्रिटी में ये देखोगे कि थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो कि डीएनए के अंदर थाइमीन होगा और आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल होगा। डीएनए के अंदर थाइमीन होगा और आरएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल होगा। अब इस पूरे मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे, मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करेंगे, तो उस मैकेनिज्म के अंदर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, जहां ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा
उसको हम बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। और थोड़ा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन एक बात जो कॉमन है कि दोनों ही फॉलो करेंगे कॉम्प्लीमेंटरिटी को, दोनों ही फॉलो करेंगे कॉम्प्लीमेंटरिटी को। और क्या किस रेफरेंस को यूज करेंगे, क्या होगा, इसके लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत ध्यान से देखो उसको। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, किसी को सेव करना है तो सेव कर सकता है। ठीक है, क्लियर कर दूं? प्लीज रेज योर हैंड। और आप लोग अगर वीडियो नहीं ऑन करोगे तो आपको यस यहाँ सर। से सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। ये क्लियर कर रहा हूं मैं, क्लियर कर दूं? इसमें भी दिख जाएगा, हैंड रेज कर दो। यस सर, क्लियर। चलो देखो, इसमें एक डायग्राम बनाया है, इसको बहुत ध्यान से देखना। डायग्राम क्या है, एक डीएनए का जब आप थ्रेड बनाते हो, ठीक, अब देखो, हमें एक बात जो हमेशा से याद रखनी है और याद है कि जो भी नया थ्रेड सिंथेसाइज होगा वो 5-3 डायरेक्शन में होगा। और इसके अंदर जब आप देखोगे डीएनए के दोनों थ्रेड को, तो जो नया थ्रेड सिंथेसाइज होगा वो होगा 5 से 3 डायरेक्शन में, यानी इनके अपोजिट ही तो सिंथेसिस होगी। अगर ये 3-5 है तो अब जो नया थ्रेड सिंथेसाइज होगा ये 5-3 डायरेक्शन में होगा। तो जिस बेसिस पे ये नया थ्रेड मतलब जिसको बेस मान के ये नया थ्रेड बन रहा है, इसी को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब एक मिसकॉन्सेप्शन क्या है? एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये जो नीचे वाला थ्रेड है ये कोडिंग में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, ये कोडिंग में कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, फिर भी हम कोडिंग स्ट्रैंड इसी को कहेंगे। और जितने भी रेफरेंसेस लेते हैं, जितने भी रेफरेंसेस हम लेंगे वो इसी को मान करके लेंगे, जबकि इसका कोई रोल नहीं है। तो ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा भी है कि एक मिसकंसेप्शन है कि इसको कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं और इनका कोडिंग में कोई रोल नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड की होगी वो एज इट इज इन्हीं की ऐसी ही सिमिलर होगी। डिफरेंस किस बात का होगा कि थायमीन की जगह पे कौन आएगा? यूरेसिल। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसमें कुछ रीजंस होते हैं जहां से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस साइट को हम क्या कहेंगे? प्रमोटर साइट। क्या कहेंगे? प्रमोटर साइट। और जहां पर ये टर्मिनेट होंगे या जहां पर ये कंप्लीट होगा, इस साइट को हम कहेंगे टर्मिनेटर। तो बात समझ में क्या आई कि एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा, और यहां पर स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें जानना है कि एक बात, जीन को डीएनए के रेफरेंस में डिफाइन करना बहुत टफ है। एक बात जो हम याद किए हुए हैं पहले से कि जीन एक्चुअल में क्या है, तो इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग स्पेसिफिक लेंथ एंड associated with transferring a definite character। तो जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी जीन ही करा रहा है,
मतलब उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। तो इसलिए यहाँ पर ये है स्ट्रक्चरल जीन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्रमोटर, कोडिंग स्ट्रैंड, ये सारा आपने पढ़ लिया है। एक इसमें वर्ड हम यूज करते हैं सिस्ट्रॉन की। तो सिस्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं, सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन को मेनली हम कहते हैं कि जहां से ये कोडिंग होगी, जो सिस्ट्रॉन है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कोड कर रहा है। ठीक, देखो सिस्ट्रॉन क्या है, इसको ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन आता है। सिस्ट्रॉन क्या है? तो सिस्ट्रॉन है segment of DNA coding for a polypeptide। अब देखो इस सिस्ट्रॉन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रेफरेंस में। तो सिस्ट्रॉन के लिए जब हम बोलेंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक, यानी यहां से जो आप देखोगे मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन ये देखने को मिलता है यूकैरियोट्स के अंदर, जहां पर सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये बनाएगा सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और इसी के अंदर मोनोसिस्ट्रॉनिक के अंदर ही हम बात करते हैं, या यूकैरियोट्स के अंदर हम बात करते हैं स्प्लिट जीन्स की। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इसके अंदर दो होता है, एक एक्सॉन और एक इंट्रॉन। अब यहाँ पे बात तो मैं बता दे रहा हूँ कि एक्सॉन और इंट्रॉन में इंट्रॉन को हम कहते हैं नॉन कोडिंग, ठीक, और एक्सॉन को हम कहते हैं कोडिंग। क्लियर? यहाँ मोनोसिस्ट्रॉनिक के बाद जब हम बात करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक की, पॉलीसिस्ट्रॉनिक की, तो P फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक याद रखना कि ये होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक, यहाँ पर ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है, यहाँ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन नहीं, कोड मैनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत लोगों को ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, पूरा फिर से देखो और कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। देखो सिस्ट्रॉन को हमने क्या डिफाइन किया कि यही वो डीएनए का कोडिंग सेगमेंट है जो आगे कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन का मतलब क्या है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यूकैरियोट्स हैं, तो उसके अंदर एक ही सिस्ट्रॉन एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यहाँ पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है, यानी एक जो सेगमेंट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं हम, और इस मैकेनिज्म में आने से पहले एक पॉइंट और आप जानना है आप इसमें, कि जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, जब भी हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, ये भी डीएनए की तरह एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हमें एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आप देखोगे तो प्रोकैरियोट्स में अ सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज is sufficient for formation of all the RNAs, that is mRNA,
tRNA or rRNA. But in the case of eukaryotes, 3 different kinds of RNA polymerases are associated with synthesis of different types of RNA, that is mRNA, rRNA और tRNA. क्लियर? अब देखो ये अभी मैं इसको लिख के बताता हूँ कि पहले यही देख लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि यहाँ जो एंजाइम है दैट इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. ठीक. अब ये जो RNA पॉलीमरेज है, ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम आप पढ़ोगे DNA डिपेंडेंट, जो ये भी वर्क करेगा किस डायरेक्शन में? ये भी वर्क करेगा 5-3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन करेगा. 5-3' डायरेक्शन में, जैसे वहां पर आपने